संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, न्यूज के क्रम टूट गिर रही, ओला फिर से लेकर के औ हाजिर हुए हूँ। मई ले अब फिर ये प्रयास जारी रही, बीच के जो छूटे हैं ओहुला पूरा करे के भरपूर प्रयास रही। हाँ, आप मन के सहयोग की जरूरत पड़त रहे मोला बीच बीच में, तेन ला बनाए रखिया। ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लो, इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी परिचय दे चुके हूँ। तब हमन हिंदी में आथन और समाचार ला शुरू करथन। हाँ, एक बात आपको और कहना चाहता हूँ, ये जो अब न्यूज क्रम शुरू होगा इसमें मैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और साथ ही साथ हमारे प्रदेश के समाचार कवर करता चलूंगा। हो सकता है कि वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ जाए, आपको पेशेंस रखना होगा, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं सारे टॉपिक आपके लिए कवर कर दूं और आपको न्यूज पे कोई परेशानी ना हो। साथ ही साथ मैं कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसे किस्से छत्तीसगढ़ के सुनाता चलूंगा जो अनसुने से हैं, जो हो सकता है कि आपके एग्जाम में ना आए, लेकिन अपने राज्य को बेहतर तरीके से जानने के लिए जरूरी होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के समाचार की। पहला समाचार जो है वो है आज के दिन से। आज यानी 1 मई मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेबर्स डे भी कह सकते हैं आप इसे, या श्रमिक दिवस भी कह सकते हैं। वैसे इस दिन को मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है, यानी इस पूरे माह का नाम इस एक दिन पर ही आधारित हो जाता है। इसका किस्सा क्या है ये जानने का प्रयास करते हैं। किस्सा बहुत पुराना है, इनफैक्ट 1886 में इसकी शुरुआत हुई। जगह थी अमेरिका। अमेरिका में कुछ मजदूर अपने कार्य करने के घंटों को लेकर नाराज थे। उनसे 15-15 घंटे का काम लिया जाता था एक दिन में, आप सोच सकते हैं। तो वो 15-15 घंटे का काम करने के बाद इस चीज से नाराज थे कि भाई उनके काम करने के घंटे कम किए जाएं और दिन में एटलीस्ट एक दिन की उन्हें छुट्टी दी जाए। एक अवकाश जो है उनको मिलना चाहिए, महीने के भीतर या सालों में मिले, लेकिन उनको मिले। तो इस बात को लेकर के मजदूर सड़क पर उतर आए और तात्कालिक जो अमेरिका की पुलिस व्यवस्था थी उन्होंने इसे बगावत समझा और गोली चला दी। 300 से अधिक लोग घायल हुए थे, कुछ लोग मारे भी गए थे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन करके उभरा। क्या है कि तब जो जर्नलिज्म था उसका स्तर अच्छा था, मतलब जो कि समाचार लिखते थे, बनाते थे, वो चीजों को सामने ला करके रखते थे, आज की तरह छुपाते नहीं थे। बहरहाल समाचार जब सामने आया, पूरी दुनिया भर से ये मांग उठने लगी और उस समय एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में तय किया गया, जो कि वैसे 3 साल बीत गए से 1889 में तय किया गया कि 1 मई का दिन मजदूरों के सम्मान में मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू किया जाएगा। 1 मई इसलिए मजदूर दिवस के रूप में मनाना शुरू हुआ, साथ ही साथ मजदूरों को उनका हक भी मिला। ये वही दिन था जिस दिन तय किया गया कि 8 घंटे मजदूरों के कार्य की सीमा होगी, यानी आप 8 घंटे से अधिक अगर उन्हें काम कराते हैं तो उन्हें आपको अतिरिक्त मेहनताना देना पड़ेगा। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो 86 से शुरू हुआ ये आंदोलन, 89 पर जाकर के अपने मुकाम को पा सका। बाद में जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना तो उसके भीतर एक इकाई है जिसको ILO कहते हैं, यानी इंटरनेशनल लेबर्स ऑर्गेनाइजेशन। ILO जो थी उसने फिर ऑफिशियल अनाउंस किया कि हाँ, विश्व मजदूर दिवस हर साल मनाया जाएगा मजदूरों के सम्मान में, जहां उनके हित की बातें होंगी, उनके जीवन स्तर को सुधारने की बातें होंगी। भारत का क्या रिलेशन है देखने का प्रयास करते हैं। 1 मई 1923 भारत में पहली बार मजदूर दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई। आपको पूछ सकता है कि ये कहां से हुआ था। उत्तर होगा मद्रास। मद्रास यानी अब आप तमिलनाडु का वो हिस्सा, पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। तो लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान नाम की संस्था थी जिसने 1 मई 1923 को इस दिन को मनाना शुरू किया था वहां। और मजेदार बात तो यह है कि मजदूरों के प्रतीक चिन्ह के रूप में जो लाल झंडा यूज किया जाता है उसकी शुरुआत भी इसी दिन से हुई थी और हमारे यहां से हुई थी, यानी भारत से हुई थी, मद्रास से। तो ये तो था किस्सा मजदूर दिवस का। वैसे आपसे पूछ सकता है कि भाई भारत में एटक नाम की एक संस्था थी। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। एटक नाम की एक संस्था है भारत में, उसकी स्थापना कब हुई थी और उससे जुड़े हुए भारत के प्रमुख सत्याग्रही कौन थे जो उसके अध्यक्ष भी रहे? आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। उम्मीद करता हूं आप अच्छा पढ़ते हैं और आपके उत्तर नीचे दिखाई देंगे। फिर बात करते हैं आज के दिन की। और तो आज महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी होता है। 1 मई यानी आज ही का दिन सन था 1960। बॉम्बे नाम का जो स्टेट था, बॉम्बे नाम का जो राज्य था, उसे 2 हिस्सों में बांटा गया। एक भाग कहलाया आज का महाराष्ट्र जिसकी भाषा मराठी थी, और एक भाग कहलाया गुजरात जिसकी भाषा गुजराती थी।
ये सब कुछ शुरू हुआ था 1953 के आसपास। क्या हुआ था? घटना यह हुई थी कि तब मद्रास के भीतर आंध्र प्रदेश भी आया करता था। आंध्र प्रदेश जो कि तेलुगु बोलने वालों का राज्य था, उन्होंने मांग की थी कि भाषा के आधार पर हमें मद्रास से अलग किया जाए क्योंकि वहां के लोग तमिल बोलते हैं। और इस बात को लेकर एक बड़ा आंदोलन हुआ। श्री रामालू नाम के व्यक्ति अनशन करते हुए मारे भी गए। देश में उस समय अनशन बहुत बड़ा हथियार होता था, आजकल तो कोई सुनता नहीं। खैर, गांधी जी का यह हथियार अपनाया श्री रामालू ने और उनकी मृत्यु हो गई और तय किया गया कि आंध्र प्रदेश को एक राज्य का दर्जा मिलेगा। अन्य राज्यों ने भी भाषा के आधार पर राज्य की मांग की। 1953 में फजल अली कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी की सिफारिश पर 1956 में तय किया गया कि भाई राज्य पुनर्गठन आयोग बनेगा जो भाषा के आधार पर राज्य बनने को मंजूरी देगा। इससे पहले ध्यान रखना है आपको, 3 आयोग और बने थे जिन्होंने भाषा के आधार पर राज्य बनने को नकार दिया था, लेकिन 1956 में फिर भाषा के आधार पर राज्य बनने लगे ऑफिशियली, जबकि शुरुआत 1953 में हो गई थी आंध्र प्रदेश के बनने से। इसके बाद 1960 में जाकर के महाराष्ट्र और गुजरात, जो कि बंबई या बॉम्बे के नाम से जाने जाते थे, मुंबई कहने से नाराज हो जाते हैं महाराष्ट्र वाले, लेकिन हाँ, ये दोनों राज्य अलग हुए। आप मोदी जी को सुने होंगे कई बार कहते हुए कि हम भाई जैसे हैं महाराष्ट्र और गुजरात, है तो अलग हुए। और इसीलिए महाराष्ट्र आज महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाता है, गुजरात आज गुजरात डे के रूप में सेलिब्रेट करता है। हालांकि इस साल कोई उत्सव नहीं मनाया जा रहा है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को आपको याद रखना है, जिसके तहत ऐसा हो सका था। फिर हम बात करेंगे चंद्रो तोमर जी की। अच्छा, एक चीज और दोस्त, ऐसा है कि आज दुखद समाचार मेरे पास थोड़े ज्यादा हैं और इनफैक्ट अभी लगातार ऐसा सीजन चल रहा है जिसमें हमें दुखद समाचार बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, तो आप डिप्रेस नहीं होइएगा, ये हिस्सा है, हमें ये पढ़ना होगा, याद रखना होगा, इसलिए मैं ये आपको न्यूज शेयर कर रहा हूं। तो हम बात करेंगे चंद्रो तोमर जी का, जिनका निधन हुआ है। ये शूटर दादी के नाम से फेमस थी। 60 साल की उम्र में इन्होंने निशानेबाजी सीखी और 30 से अधिक प्रतियोगिता में इनाम भी हासिल किया था, रैंक भी हासिल किया था, यानी कि टॉप रैंकर भी रही थी। चंद्रो तोमर बागपत जिला उत्तर प्रदेश के जोहड़ी नाम के गांव से बिलोंग करती है। ये अपने साथ प्रकाशी तोमर, जो उनकी फैमिली मेंबर है, उनके साथ मिलकर के ये दोनों शूटर दादी के नाम से फेमस हुई और एक पूरी तस्वीर बदल दी थी। यानी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे इनकी कहानी अगर आपको देखनी है तो एक फिल्म बनी थी अनुराग कश्यप के द्वारा निर्देशित की गई, सांड की आंख नाम था फिल्म का। भूमि पेडनेकर और तापसी पन्नू उसमें अभिनय कर रही थी। वो आप चाहे तो देख सकते हैं, उनकी बायोग्राफी एक तरह से, और बहुत खूबसूरत फिल्म है और हर लड़की को देखनी चाहिए ताकि वो समझ सके कि जो बैरियर समाज उनके चारों तरफ बांधता है उसके परे भी दुनिया है और वहां जाकर के वो मुकाम हासिल कर सकती हैं। तो चंद्रो तोमर जी को याद किया जाएगा आज के दिन और आने वाली पीढ़ी जो है उनको जरूर याद रखेगी। चंद्रो तोमर, शूटर दादी, बागपत जिला, उत्तर प्रदेश, जोहड़ी ग्राम, 60 साल की उम्र में शूटिंग प्रारंभ करना। खैर, अब बात करते हैं सोली जहांगीर सोराब जी की। सोली जहांगीर सोराब जी, इनका निधन हो गया है। ये भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल हुआ करते थे, यानी कि महान्यायवादी। अगर मैं हिंदी में कहूं तो यही शब्द होता है, महान्यायवादी, अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल। संविधान में इसके लिए बकायदा एक अनुच्छेद भी है इस पद के लिए। संविधान के आर्टिकल नंबर 76 के 1 में अटॉर्नी जनरल के पद में कैसे लोग पहुंचते हैं इसका उल्लेख है। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं और ये भारत सरकार के फर्स्ट विधिक अधिकारी होते हैं या विधि अधिकारी होते हैं, या यूं कहें कि भारत सरकार के लीगल एडवाइजर, कानूनी सलाहकार। यदि आप भारत सरकार के खिलाफ कोई भी केस करते हैं तो ये भारत सरकार की तरफ से अपना पक्ष जो है रखते हैं सामने, और इनको देश के किसी भी न्यायालय में वकालत करने की छूट होती है। वो जहां करके वहां सरकार का पक्ष रख सकते हैं, चाहे वो स्टेट की कोर्ट हो या फिर वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर लोअर कोर्ट ही क्यों ना हो, ये सरकार का पक्ष रखने वहां पहुंच सकते हैं। तो सोली जहांगीर सोराब जी, उनके पद के बारे में जानकारी मैं आपको ऑलरेडी दे दिया। इनका हो गया निधन, कारण वही था कोरोना, अभी हर चीज का कारण यही बना हुआ है। वैसे अगर आपको इनको याद रखना है तो आप ये समझ सकते हैं कि सोली जहांगीर सोराब जी वीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब भी अटॉर्नी जनरल थे, और अटल जी यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो भी उन्होंने इस पद को संभाला था, अटॉर्नी जनरल का पद। अभी वर्तमान स्थिति क्या है, तो वर्तमान में अभी के वेणुगोपाल हैं, और पहले कौन थे, MC सितलवाड़ा।
ये पहले अटॉर्नी जनरल थे। हो सकता है कि इस तरह के प्रश्न आ जाए, तो मैंने एक्स्ट्रा डाटा भी आपको बता दिया है। एमसी सितलवाड़ा फर्स्ट थे और अभी हैं के वेणुगोपाल साहब। सरकार के खिलाफ अगर आप कोई भी केस करते हैं तो अभी पक्ष रखने यही आएंगे। बहरहाल इनके निधन से जुड़ी हुई चीजें जो हैं और इनके पद से जुड़ी हुई चीजें आप जान चुके होंगे। कोई भी और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं और डिटेल में आपको बता सकता हूं। खैर, अब बात करेंगे वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया की। ऐसा है कि वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल इंडिया एक टूर्नामेंट आयोजित करने वाला था। ये पहली बार था कि वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल भारत में बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित करने वाला था, लेकिन इस साल कोरोना के कारण अब फाइनली से कैंसिल कर दिया गया है। ये टूर्नामेंट जो है जालंधर में होना था, आज से इसके मैचेस शुरू होने थे महिला वर्ग में, लेकिन अब ये नहीं हो पाएगा, अब अनिश्चित काल के लिए स्थगित है। फिर हम बात करेंगे बिग बास्केट के अधिग्रहण की। ये न्यूज चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, चाहे तो याद रख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी महत्वपूर्ण न्यूज है। बिग बास्केट का अधिग्रहण। तो बिग बास्केट क्या है? बिग बास्केट एक सुपरमार्केट जैसी संस्था है, जैसे कि आप बिग बाजार जानते हैं उसी तरह से। तो ये इनकी चेन चलती है और ये अलग अलग मॉल्स में सुपरमार्केट की तरह अपने प्रोडक्ट्स जो है एक साथ बेचते हैं और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अब ये संस्था जो है वो टेक ओवर की जा रही है टाटा डिजिटल के द्वारा। टाटा डिजिटल हाल फिलहाल में उभर रही एक भारतीय कंपनी है जो कि क्या कर रही है, डिजिटल मार्केट में अपना दबदबा बना रही है। जैसे अमेजन हो गई, जैसे कि अलीबाबा हो गई, इस तरह की जो शॉपिंग साइट्स हैं, उस तरह अभी टाटा डिजिटल काफी उभर रही है। और इस अधिग्रहण के बाद ऐसा माना जा रहा है कि भारत में काफी ज्यादा स्थान जो है वो टाटा को प्राप्त हो जाएगा। टाटा सन्स के अंतर्गत आती है टाटा डिजिटल, जो कि 1.2 अरब डॉलर में बिग बास्केट को टेक ओवर कर रही है। अधिग्रहण करना यानी टेक ओवर कर लेना, उस कंपनी को पूरी तरह से खरीद लेना, तो उसका हिस्सा बन जाएगी अब बिग बास्केट। बहरहाल ये समझौता हो पाया भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक संस्था है जो कि इस बात पर नजर रखती है कि कोई कंपनी मोनोपोली ना चला सके, यानी कि एकाधिकार ना कर ले मार्केट पे, उपभोक्ता का भी हित साध सके, अन्य कंपनी जो पनप रही हैं, जो उभरने का कोशिश कर रही हैं, उनको भी स्थान मिल सके। ये सारी चीजों का ध्यान रखती है प्रतिस्पर्धा आयोग। यानी एक हेल्थी कंपटीशन जो कि इंडस्ट्रीज हैं, जो कि हमारे अलग अलग संस्थाएं हैं, उनके बीच एक हेल्दी कंपटीशन बना के रखने का काम करती है। इससे ज्यादा डिटेल और हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में संभव नहीं है। बहरहाल मैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में भी आपको कुछ डाटा बता रहा हूं, आपको नोट कर लेना चाहिए, शायद आपसे पूछ ले। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक किस तरह का निकाय है, एक किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा पूछ सकता है तो आप कहेंगे कि एक सांविधिक निकाय है। कई बार क्वेश्चन आते हैं संवैधानिक और सांविधिक में, लोग फंस जाते हैं। संवैधानिक जिसका उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल के रूप में कर दिया गया है वो संवैधानिक है, और सांविधिक जो किसी कानून की धारा के तहत बनाया गया है उसे सांविधिक कहते हैं। जैसे इसके लिए बाकायदा प्रतिस्पर्धा अधिनियम यानी एक एक्ट 2002 कंपटीशन जो अलग अलग इंडस्ट्री के बीच होता है उसके लिए एक प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में पारित किया गया था संसद के द्वारा। उसके द्वारा फिर इस संस्था की स्थापना की गई जिसका नाम है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। 2009 से यह संस्था काम कर रही है, शायद ये भी आपसे पूछ सकता है। और किसकी सिफारिश पर? तो उत्तर होगा राघवन कमेटी की सिफारिश पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का निर्माण हुआ था। इतनी डिटेलिंग मेरे ख्याल से आपको अच्छी लग रही होगी, और अगर लग रही है तो आप बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स पे कि आप ये डिटेल के साथ जानना चाहते हैं कि सिर्फ खबरें जानना चाहते हैं। खबर से जुड़ा हुआ डाटा मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये जो है मंजूरी मिल गई है बिग बास्केट के टेक ओवर की, और इसी के साथ हमने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट भी जान लिए। अब बात करेंगे टीका उत्सव की। टीका उत्सव आपको याद होगा, कुछ दिन पहले मोदी जी आए थे और उन्होंने टीवी पर कहा था कि भारत को उत्सव मनाना चाहिए, एक फेस्टिवल मनाना चाहिए जिसका नाम होगा टीका उत्सव। सुनने में अच्छा लगता है, भारत हर चीज में उत्सव ढूंढ लेता है। और अगर आप इंजीनियर है तो आप तो समझ सकते हैं, हम एग्जाम आने पे भी उत्सव मनाने लग जाते थे कि एग्जाम आया, अब रात भर जागेंगे फिर ढाबा जाएंगे और फिर पेपर में क्या लिखेंगे पता नहीं, वो पता नहीं होता था हमें, लेकिन हाँ उत्सव जरूर मना लेते थे हम। बस ऐसा ही कुछ हो गया है, टीका उत्सव मनाने की बात हुई, लेकिन आगे कैसे मनाया जाएगा ये फेस्टिवल पता नहीं था। दिवाली आ गई लेकिन पटाखे अभी तक बने नहीं है, बस यही वाला हाल था। तो यहां पे हुआ यह है कि टीका जो है बनाने की क्षमता भारत की अभी उतनी नहीं है जितनी भारत को एक्चुअल में टीकाकरण के लिए जरूरत है। यानी कि समस्या यह है कि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और जो हमारी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं, दो कंपनी हैं जो वैक्सीन का उत्पादन कर रही है। एक है सीरम इंस्टीट्यूट जो कि कोविशील्ड बना रही है,
और एक है भारत बायोटेक जो कि कोवैक्सीन बना रही है। उम्मीद करता हूं अब तक आप ये जान गए होंगे, नहीं जानते तो यहां से आज जान लीजिए। तो ये जो भारत बायोटेक है वो 1 करोड़ ही बना सकती है, ऐसा उसने क्लियर किया है कि भाई वो 1 मंथ में इतना ही क्रिएट कर सकती है। और जो कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी है भारत बायोटेक, उनका मैं बताया, सीरम इंस्टीट्यूट कहती है कि वो 7 करोड़ अधिकतम बना सकती है, लेकिन भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ऐसे में सबके लिए टीका मिल पाना संभव नहीं था। लेकिन चूंकि कह दिया गया कि उत्सव मनाएंगे तो शुरू कर दिया गया। 18 साल से लेकर 44 साल के उम्र के लोगों को टीका लगना आज से शुरू हो रहा है, यानी 1 मई से 18 से 44 साल के बीच के लोगों का टीकाकरण शुरू होना था। इसके लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोल दिया गया है, काफी सारे लोग रजिस्ट्रेशन करा भी चुके हैं। समस्या क्या है अब वो समझते हैं। अभी तक पर्याप्त टीका नहीं पहुंच सका है, ना हमारे राज्य में ना किसी और राज्य में, लेकिन ये अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य बना जिसने ये उत्सव शुरू कर दिया। तो छत्तीसगढ़ टीका उत्सव शुरू करने वाला पहला राज्य बना, ये आपको नोट करना है, ये याद करना है आपको। इसके बाद हमें क्या समझना है, ओके तो मैं ये बता रहा था कि टीका अभी तक पूरा पहुंचा नहीं। अब ये समस्या जो है बनी हुई है और इसके कारण सोचा यह गया है कि छत्तीसगढ़ प्राथमिकता तय करेगा वो लोग जो अंत्योदय कार्ड के भीतर आते हैं। काफी दिन बाद इतनी बातें कर रहा हूं तो सॉरी, मैं थोड़ा भावुक नहीं हो रहा, गला सूख रहा है। खैर वापस से आते हैं हम, तो हम बात कर रहे थे कि अंत्योदय कार्ड जो धारक हैं उन्हें इस योजना का लाभ पहले दिया जाएगा, यानी कि समाज का वो वर्ग जो कि बहुत पिछड़ा हुआ है, दीनहीन वर्ग है, उसे इस योजना का सबसे पहला लाभ दिया जाएगा। यानी एक क्वेश्चन और बन गया, टीका उत्सव में या फिर टीका लगाने के लिए प्राथमिकता तय करने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तर आएगा छत्तीसगढ़। किस वर्ग को सबसे पहले टीका लगाया गया? उत्तर आएगा अंत्योदय कार्ड धारकों को। मेरा सवाल यह है कि रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो रहा है, क्या हम ये मान करके चल रहे हैं कि अंत्योदय कार्ड धारक जो लोग हैं हमारे, जो राशन कार्ड रखते हैं अंत्योदय वाला, क्या उनके पास ऑनलाइन ये सुविधा है कि वो रजिस्ट्रेशन करा चुके होंगे? क्योंकि बाहर तो निकल नहीं सकते लोग, तो वो जाकर के कहां रजिस्ट्रेशन करा रहे होंगे क्या पता। तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को ऑफलाइन होना चाहिए, पार्षदों को ये काम करना चाहिए, ये मेरा एक सुझाव है। सरकार तक तो नहीं पहुंचा सकता मैं सीधे, लेकिन एक चीज हो सकती है जो कि मेरे दिमाग में आया था, मैं आपसे शेयर किया। पार्षदों के स्तर पर यह किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि भाई टीका उत्सव से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उसमें क्या नया होने वाला है। नया यह है कि स्पुतनिक वी नाम का जो टीका है, स्पुतनिक वी, ये वैक्सीन का वी है, ये एक टीका है जो कि रूस ने विकसित किया है, नाम से समझ गए होंगे आप। भारत अब ये आयात करने वाला है, यानी रूस से भारत को ये टीका मिलेगा और इस टीके का भी प्रयोग किया जा सकेगा। ये छत्तीसगढ़ राज्य के लिए तो नहीं है, पूरे भारत के लिए है कि हम आयात कर रहे हैं अब रूस से टीका जिसका नाम है स्पुतनिक। पहले हम इस चीज के लिए मना कर चुके थे, वापस से इसको स्वीकृति दे दी गई है। दुख की एक बात और थी कि हम इससे कुछ समय पहले, जब आपदा इतनी बड़ी नहीं थी, हम हमारे यहां बने हुए टीके को दुनिया के दूसरे देशों में भेज रहे थे, जबकि पहले भारत की एक बड़ी जनसंख्या का टीकाकरण कर लेना जरूरी था। टीके के विरोध में भी बहुत सारे लोग अभी भी हैं, लेकिन उसके बाद भी ये जो दोनों डोज हैं वो लेने बहुत जरूरी है, इतना आप जान करके रखिए। संक्रमण उसके बाद भी होगा, लेकिन हाँ उसका प्रभाव बहुत कम हो जाएगा, वो जो लोग मर रहे हैं उसकी रेट जो उसकी दर जो है उसमें कमी आएगी। तो ये सारी चीजें थी जो मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए। फिर बात करेंगे एक और निधन का समाचार जो कि मैं लिख रहा था तब मुझे मिला तो मैं यहां ऐड कर दिया हूं। डॉक्टर खेलन राम जांगड़े जी, डॉक्टर खेलन राम जांगड़े जी का भी निधन हो गया। ये बिलासपुर से संबंधित थे, पूर्व सांसद रहे कांग्रेस के। निधन हुआ इनका कोरोना के कारण ही। बिलासपुर में 1984 से 89 तक ये सांसद के रूप में अपनी सेवाएं दी। इससे पहले विधायक भी रहे थे मुंगेली से, 1980 में ये विधायक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे और वहां से उनका राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ था कह सकते हैं हम। बाद में हालांकि ये चुनाव हारे भी और अभी तो पद में नहीं थे, लेकिन हाँ इनका निधन हुआ तो आप याद रख सकते हैं कांग्रेस की गवर्नमेंट है, क्या पता यही प्रश्न पूछ ले कि कौन है जिनका निधन हुआ। फिर बात करेंगे दो और निधन की जो मुझे लिखते लिखते ही मिला। एक है देबू चौधरी जो कि पद्म विभूषण थे, सितार वादक थे, इनका भी निधन हो गया। काफी जाने माने भारतीय संगीतकार थे। इसके अलावा विक्रमजीत कंवरपाल, ये एक्टर थे,
तस्वीर मैं व्हाट्सएप में भेज दूंगा या मेरे टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप हैं तो मैं भेज दूंगा, आप देख सकते हैं। इनका भी निधन हो गया। विक्रमजीत कंवरपाल अच्छे एक्टर थे, तो भाई बहुत सारे निधन के समाचार जो है वो मिल रहे हैं हमें। फिर बात करेंगे एक धान की किस्म की, नाम है छत्तीसगढ़ सुगंधित धान। ये धान की एक प्रजाति है जिसको छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के भीतर जो एक बहुत महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है, आप सब जानते हैं उसका नाम, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, उसने विकसित किया था। 2009 में ये विकसित हुआ, लेकिन इसका बड़े स्तर पर प्रयोग नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब इसे बस्तर में लगाया जा रहा है और परिणाम सफल रहा है। ये एक सुगंधित धान की छोटी किस्म है। आमतौर पर दुबरा, जीरा फूल, जवा फूल जैसे सुगंधित धान होते हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन दंतेवाड़ा, बस्तर की तरफ धान की उतनी उपज नहीं हो पाती थी। इसका रिजल्ट अच्छा रहा, धान जो है वो रंग लाया है, यूं कह सकते हैं हम। तो ये नई प्रजाति जो बस्तर के दरभा घाटी से लेकर दंतेवाड़ा तक उत्पादन की जा रही है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि छत्तीसगढ़ सुगंधित धान प्रजाति कहां लगाई जा रही है वर्तमान में, तो दरभा घाटी जो कि कॉफी उत्पादन के लिए ऑलरेडी फेमस हो चुकी है छत्तीसगढ़ में, अगर आपको नहीं पता तो ये भी नोट करिए। दरभा घाटी बस्तर कॉफी उत्पादन के लिए फेमस है और इसी दरभा घाटी में नारियल का उत्पादन भी होता है, ये भी याद रखना है आपको। साथ ही साथ चाय की उपज भी ली जा रही है। इसके अलावा दंतेवाड़ा में भी उत्पादन किया जा रहा है। फिर हम बात करेंगे अगली न्यूज पे बीएसपी की, भिलाई स्टील प्लांट। आपको पता ही है कि एक कमाल की इंडस्ट्री अभी और कमाल कर रही है। भिलाई स्टील प्लांट पूरे भारत में अभी ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर चर्चा में बनी हुई है। बीएसपी से निकला हुआ ऑक्सीजन दिल्ली पहुंच रहा है और दिल्ली की बहुत जरूरतमंद जो जनसंख्या है उस तक अपनी ऑक्सीजन की सुविधा पहुंचा रहा है। इस प्लांट या इस फैक्ट्री की स्थापना 1955-56 के दौरान होनी शुरू हुई थी, या यूं कह सकते हैं कि उस समय इसकी नींव रखी गई थी। इसके बारे में कई डाटा है जो आपको याद रखना चाहिए, जिसमें से पहला यह है कि 1955-56 नींव रखी गई। सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग चल रही थी तब भारत में, जिसके दौरान इसे बनाना शुरू किया गया था। भारत के राउरकेला, बोकारो और भिलाई में स्टील प्लांट लग रहे थे। और इसी बीच जवाहरलाल नेहरू भी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ आए थे और उन्होंने इस प्लांट को देखकर कहा था कि ये आधुनिक भारत का मंदिर साबित होंगे। मुझे नहीं पता कि अभी मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे कितना ज्यादा काम आ रहे हैं, लेकिन हाँ, ये वैसे ये तो नहीं कहूंगा कि काम नहीं आ रहे, क्योंकि अभी समाचार जितना मिल रहा है कि मंदिरों में, गुरुद्वारों में या मस्जिदों के माध्यम से भी अभी कोरोना पीड़ितों की सहायता की जा रही है। कोई हॉस्पिटल बना रहा है, कोई ऐसा है कि अलग अलग तरह से मदद कर रहा है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई हो। तो ये बहुत जरूरी था जानना, इसलिए मैं आपको बता दिया। बहरहाल न्यूज पे वापस आता हूँ। बीएसपी जो है वो ऑक्सीजन आपूर्ति कर रहा है और पिछले साल और अभी तक लेकर 13,000 मीट्रिक टन से भी अधिक ये ऑक्सीजन आपूर्ति कर चुका है। 1959 से यहाँ उत्पादन की प्रक्रिया शुरू हुई है और अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1957 में आए थे जवाहरलाल नेहरू, शायद तब उन्होंने ये कहा था। वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आधुनिक मंदिर किसे कहा था, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना है। फिर एक कहानी जो कि मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन कुछ ना कुछ आपके लिए छत्तीसगढ़ की कहानी लेकर के आऊं, या जब भी मुझे मिले, जिसमें एक मुझे इंटरेस्टिंग कहानी मिली रतनलाल मालवीय जी की। आज श्रमिक दिवस है और आज इन्हें जानना बनता है। ये कहानी रतनलाल मालवीय जी की है, जो कि हमें ले चलेगी कोरिया जिला कोरिया। आप सबको पता ही है कि कोयला उत्पादन में कितना महत्वपूर्ण जिला के रूप में जाना जाता है। कोरिया में एक खदान हुआ करती है जिसका नाम कुरसिया की खदान है। शायद आप याद कर रखे होंगे, कुरसिया ही वो खदान थी जहां सबसे पहली बार कोयला का उत्पादन छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ था। तब अंग्रेजों के अधीन हुआ करती थी और अंग्रेज ही वहां उत्पादन किया करते थे। झारखंड की जो कंपनी थी वो उसका टेंडर ले रखी थी और वो वहां काम करवाया करती थी। तब भारत गुलाम था, हम अंग्रेजों के अधीन थे, जाहिर सी बात है। तो ठेके पर काम चलता था, जो बड़े ठेकेदार होते थे वो काम करवाते थे श्रमिकों से। काम करने के घंटे तो ठीक थे, लेकिन श्रमिकों को छुट्टी नहीं मिलती थी। और श्रमिक भारत की आजादी के दिन यानी 1947 जब भारत की आजादी की घोषणा हुई तो उस विजय जुलूस में, उस आजादी के जश्न में शामिल होना चाहते थे। 7 श्रमिक थे जिन्होंने उस दिन तय किया कि वो काम पर नहीं जाएंगे। ये 7 श्रमिक उस दिन आजादी जुलूस में गए। भाई जश्न का माहौल था, जाना जरूरी भी था। अब हुआ ये कि उन 7 कर्मचारियों को निकाल दिया गया। इस बात की खबर रतनलाल मालवीय जी को लगी और उन्होंने इस बात को मुद्दा बनाकर कि एक आम व्यक्ति, एक मजदूर आजादी के जश्न में शामिल क्यों नहीं हो सकता, उसे छुट्टी पाने का हक क्यों नहीं है, इस बात को लेकर आंदोलन किया। बंधुआ मजदूर की एक जो प्रथा सी चल निकली थी हमारे अपने कोरिया जिले में,
उसको दूर करने में इनका बड़ा योगदान था। यह आंदोलन सफल रहा, मजदूरों को छुट्टी मिल सके इस बात की उन्होंने घोषणा करवाई। तो यह आंदोलन फिर जवाहरलाल नेहरू की नजर में आया। जवाहरलाल नेहरू इनसे प्रभावित हुए और बाद में इन्हें उप श्रम मंत्री भी बनाया था, यानी एक बड़ा नाम थे। वैसे रतनलाल मालवीय खुद कौन है? रतनलाल मालवीय मध्य प्रदेश के सागर के रहने वाले थे, वकालत करते थे। 1927 के आसपास छत्तीसगढ़ पहुंचे, अपने किसी परिवार वाले का केस लड़ने आए थे और उन्हें छत्तीसगढ़ इतना प्यारा लगा कि वो यहीं के होके रह गए। उसके बाद कहानी मैं आपको सुना चुका। तो ये कहानी थी छत्तीसगढ़ में बंधुआ मजदूर आंदोलन को चलाने और सफल बनाने की, बंधुआ मजदूरी प्रथा खत्म करने की एक कहानी ये भी थी। शायद आपको ना पता हो, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे शेयर कर लेते हैं। तो ये था मेरा प्रयास, फिर से एक बार हम मिले हैं, उम्मीद करता हूं मिलते रहेंगे। अपना साथ सपोर्ट बनाए रखिएगा और ये सपोर्ट प्लीज मुझे व्हाट्सएप में या अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दिखाएं ताकि मैं उत्साहित होता रहूं। चलिए मुलाकात करते हैं, ध्यान रखिए अपना और अपनों का।